बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, योगी कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार। 10 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। राजभवन में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई विधायकों को लखनऊ में ही रहने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन के स्टाफ को छुट्टी के दिन बुलाया गया है। जतिन प्रसाद, संजय निषाद ले सकते हैं शपथ। बेबी रानी मौर्य, तेजपाल नागर का भी नाम है। संगीता बलवंत बिंद आपको बता दें कि शपथ ले सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। और बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, काफी दिनों से अटकलें चल रही थी, क्या यह मान लिया जाए कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है शाम को 5 बजे, औपचारिक तौर पर ऐलान कितनी देर में हो जाएगा? मनीष शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनीष जी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उस बीच यहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे हम बातचीत करें। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार आज होना बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, बेबी रानी मौर्य, तेजपाल नागर का भी नाम, संगीता बलवंत बिंद भी ले सकती हैं शपथ। यह बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से लगातार इस बात की सुगबुगाहट थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी कि कुछ एक नाम जो चर्चा में चल रहे थे उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा मंत्रिमंडल में। यह बात निकलकर सामने आ रही थी। और इस वक्त सबसे अहम और बड़ी खबर, न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार शाम 5 बजे हो सकता है। मनीष शुक्ला मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए। मनीष जी, औपचारिक तौर पर कितने बजे तक इसकी घोषणा हो जाएगी कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको क्या विभाग देना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है। और निश्चित रूप से जैसे ही ये बातें तय होती हैं तो सबसे पहले आप लोगों से शेयर मुख्यमंत्री कार्यालय जरूर करेगा, राजभवन भी करेगा। और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, जनहित के लिए मुख्यमंत्री जी ये फैसला किसी समय भी ले सकते हैं। क्या माना जाए, 2022 सामने है अब, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, 6 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है। ऐसे में ये एडजस्टमेंट लोगों से पहले जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए किया जा रहा है, चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, या मकसद कुछ और है? देखिए, अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की जनाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। और एक बात अनुपम जी निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसलिए हमारे लिए कोई इशू नहीं था कि हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं था कि हमको मंत्रिमंडल विस्तार में किसी के लिए कठिनाई थी या कोई गठबंधन की समस्या थी। तो जब भी कोई फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे ऐसा, तो केवल और केवल जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के व्यापक हित में ही लेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ रमनीश वत्स, वरिष्ठ पत्रकार भी है। रमनीश जी, शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। क्या क्या लगता है, फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आप देखिए, संभावनाएँ पहले से व्यक्त की जा रही थी कि इस बार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 7 मंत्री शामिल किए जाएँगे, जिसमें से निषाद पार्टी को लिया जाएगा। चाहे विजय सोनकर जी हों, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यानी जो कि बार-बार ब्राह्मण की चर्चा आप देखिए पूरे जोर-शोर पे है। बहुत सारे ऐसी पार्टी है जो वो बसपा हो चाहे सपा हो, सभी के सभी, कांग्रेस हो, सब के सब ब्राह्मणों को लुभाने लगे हैं। तो इसमें से जितिन प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी शामिल किया जा सकता है। फिर 4 एमएलसी का जो रिक्त रहा है खाली पद, उसको भी, उनमें भी मंत्री पद दिए जा सकते हैं। ये सारे रहेंगे फैक्टर। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानूँ तो ये रहेगा कि विकास, और कितना, जिस तरह के विकास में यदि कोई थोड़ी बहुत कमी है, जो
योगी सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जो बचे हुए क्षेत्र हैं उसमें से ये इन लोगों को रिक्त पदों को भरा जाएगा और वहां पे भी विकास चुनाव से पहले तक आप देखेंगे जो कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। फिर बात करते हैं जात पात की बात। आप देखिए कि लगातार इसके ऊपर आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने जो है भाजपा जो है उसको काफी ज्यादा, जब आपने दुबे हत्याकांड आपने सुना होगा उसके बाद से काफी ज्यादा आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी के ऊपर, लेकिन इसको पाटने का रमेश प्रयास जी, किया सवाल जाएगा। यहाँ पर ये जितिन प्रसाद आप लेकर आए हो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, आप उनको प्रोजेक्ट भी करोगे, उनका पॉलिटिकल माइलेज भी चुनाव में लोगे। संजय निषाद वोटरों को टारगेट करेंगे। अभी हाल ही में एमएलसी बनाया है, हर किसी से कुछ ना कुछ समीकरण जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सबके सब, चूंकि देखिए राजनीतिक समीकरण की बात की है तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी होने चाहिए जितनी भी पार्टियां हैं। आप मुसलमानों की बात करते हैं, जैसे एएम जब से आए हैं नेता असदुद्दीन ओवैसी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों का पक्षपात करती है, मुसलमानों के ऊपर ध्यान नहीं रहता, मुसलमानों के ऊपर काफी तुष्टिकरण की जा रही है। पहले भी आप देखिए एमवाई समीकरण जो था सपा की सरकार में आप देखते थे, वही असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आकर के करते हैं, बिहार में आकर के जाके करते हैं, सब जगह यही। तो लेकिन आप देखिए कि 134 जो प्रोजेक्ट लाए गए थे, जो योजनाएं लाई गई थी, बिल्कुल मैं आऊंगा तो रमनीश जी, इस पहलू पर भी बात करूंगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपको भी खबर मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्या आपकी पार्टी का रिएक्शन है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे मंत्रिमंडल विस्तार कर लें, चाहे मुख्यमंत्री बदल लें या डिप्टी मुख्यमंत्री बना दें या कोई कैबिनेट मंत्री बना दें, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जनता ने तय कर लिया इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जनता के साथ जो इन्होंने किया है उसके बारे में तो कई बात ही नहीं करते। मंत्री बनाने से क्या जो बच्चों की मौतें हो रही हैं क्या वो रुक जाएंगी तो बता दे सरकार, या मंत्रिमंडल विस्तार करने से कोविड में जिन परिवार जो आज भी परेशान है, तड़प रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ा है वो रुक जाएगा क्या मंत्रिमंडल विस्तार करने से? ये जो भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग इवेंट करने का जो तरीका है, हमेशा समाज के अंदर में ध्यान भटकाने की जो इनकी नीत है, अब 2 दिन तक ये ध्यान भटकाएंगे, हम मंत्रिमंडल बना रहे हैं, इनको बना दिया, उनको बना दिया, ये समाज वो समाज, दुनिया की बातें गिनाएंगे। मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आम जनता के लिए क्या कर रही है ये तो बताए ना। कभी आम जनता की तो बात नहीं करेंगे। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए भाई, कह रहे हैं कि आप हर इवेंट को मार्केटिंग इवेंट बना देते हैं, 2-3 दिन तक आप यही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चलते रहेंगे। कर क्या लेंगे 3 महीने में? उनको शपथ लेने में 3 महीना लग जाएगा, तब तक तो यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी। अनुराग भदौरिया की सारी बातें उसी तरह खोखली हैं जैसे इन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने लिफ्ट लेके चले गए, अपने कैमरामैन और ड्राइवर को छोड़कर चले गए। तो ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र यही है, अपने अगर गद्दी मिल जाए तो साथियों को छोड़ दो। तो ये इवेंट कौन कर रहा है? अखिलेश यादव से लेकर उनके प्रवक्ता तक को अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए झूठे इवेंट करने पड़ रहे हैं। हमने तो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, नौजवान के लिए हमने काम किया है। आज 5-5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज किसानों को उनके मूल्य की उपज का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों को 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा का भुगतान हमने किया है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिसमें देश के हित के लिए हथियार बनेंगे। अखिलेश यादव के समय में उत्तर प्रदेश तमंचों की फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता था। आज भाई एक-एक करके बात को रखिए, रुकिए भाई, अनुराग रुक जाइए, सुन लीजिए एक बार मनीष शुक्ला की बात को सुन लीजिए, मैं आपका रिएक्शन लूंगा। कमाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। खोखला है ये, खोखली बातें हैं। बच्चों की मौत होना खोखली बातें। अनुराग जी रुकिए भाई, रुकिए अनुराग जी, भाई अनुराग जी रुकिए, बच्चों की मौत तो खोखली। देखिए अब इनको चुप कराइए, संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं भाई अनुराग जी सुनिए, मनीष शुक्ला बात पूरी करिए। झूठे आंकड़े लेके बैठ जाते हैं, लगातार रनिंग कमेंट्री करते हैं। भाई मैंने पहले ही कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के समय में तमंचों और कट्टों की फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता था, अब ब्रह्मोस और असॉल्ट राइफल और ड्रोन बना करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का बदलाव है। आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है क्योंकि निवेशकों को ये भरोसा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सड़क बिजली पानी ठीक है। ये आज उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छा मनीष शुक्ला रुकिए, मनीष शुक्ला, नहीं आपकी बात ठीक है। अनुराग भदौरिया, अनुराग
अनुराग पटोरिया सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए अनुराग जी, सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिएगा, सुन लीजिए। कोविड काल में लोगों की मौतों को खोखला बना सुनिए तो अनुराग जी सवाल सुन लीजिए भाई, आप नॉन स्टॉप कमेंट्री मत करिए, सुन लीजिए एक बात सुन लीजिए अनुराग जी। अरे अनुराग जी हम यहाँ बैठे हैं भाई, सुनिए तो। ये इस तरह से बोल हमारी रहे हो हैं। सकती है, आप हमारी ये बातें कह सकते हो कि समाजवादी अपना कुछ कर रही है, ये कर रही वो कर रही, बच्चों देखिए को आपको खोखला बता दोगे आप तो कैसे? अभी ये हमारा आपका नहीं सुन रहे, 2022 में जनता इनकी नहीं सुनेगी, ये केवल चिल्लाते रहे, 22 के बाद तो कपड़े फाड़ के चिल्लाने का अवसर मिलने वाला है। घर के चिराग बुझ गए और आप कह रहे हो कि खोखली ये कपड़े फाड़ के चिल्लाएंगे अभी। अच्छा अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करिए, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करिए। मनीष शुक्ला ये बताइए क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत है कि अभी चुनाव में आपको जाना है 2022 में और उससे पहले आपको ये मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ रहा है? देखिए अनुपम जी, हमको 19 मार्च 2017 से और जिस दिन तक चुनाव नहीं होता है उस दिन तक सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए हम सारे कदम अंतिम दिन तक उठाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि पहला साल हनीमून में, अंतिम साल सैफई में, हम अंतिम दिन तक जनता की सेवा करने के लिए सारे कदम उठाएंगे और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है अनुपम जी कि अगर उनको लगता है कि इस अंतिम दिन में ये कदम उठाने से उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई हो सकती है तो जरूर उठाना चाहिए। सवाल ये है कि हमने जो 4.5 साल में किया उस पर डिबेट होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के मूल्य का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अखिलेश यादव और मायावती मिलकर जितना नहीं भुगतान किया उतना हमने कर दिया है, बल्कि इन्होंने जो बकाया रखा था उसको हमने किया है। इनके समय में तमंचे और कट्टे बताइए उत्तर प्रदेश को क्या था, आज मंत्रिमंडल विस्तार में संख्या क्या है? 1 दर्जन क्रॉस कर रही है या कम है, कितनी है बताइए? 12 से ज्यादा है, कम है, क्या है कुछ तो बता दीजिए आप। देखिए समय किसको रखना है किसको नहीं रखना ये सारा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और प्रवक्ता के नाते से इस मर्यादा का पालन मैं करूंगा, इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से मुझे पता है कि आप लोगों को पहले खबर जाएगी क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और बिना आपको शेयर किए ये खबर बाहर जाएगी नहीं। लेकिन एक बात ये बताइए, मैं सारी बात समझ रहा हूँ, चलिए थोड़ी बहुत देर में जो औपचारिक जानकारी है वो आ जाएगी, अभी तो हम लोग सूत्रों के हवाले से दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला एक बात बताइए, विपक्ष क्यों कहता है कि भाई आप मार्केटिंग इवेंट करने की तैयारी में रहते हैं, अब आप 2-3 दिन तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार को क्यों इस तरीके की बात कहते हैं, क्यों इस तरीके के आरोप लगाते हैं ये आप पर? देखिए मार्केटिंग इवेंट करने वाला आदमी प्रदेश के कैबिनेट की पहली बैठक में 36,000 करोड़ का प्रावधान करके 86 लाख किसानों को लाभ नहीं देता, मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाता, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे नहीं जाता, शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे नहीं जाता, आज स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पे थे अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरे स्थान पे है। इवेंट करने वाले लोग इतने अचीवमेंट नहीं पाते हैं। इवेंट तो लोग भदौरिया और अखिलेश यादव करते हैं, वो ट्विटरबाजी करते हैं, फर्जी आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने लिफ्ट लिया और ये समाजवादी टोपी देखकर। अरे ये टोपी देखकर कोई रुकने वाला नहीं है। और ये कैसे लोग हैं जो अपने भदौरिया जवाब दीजिए भाई, ये आप पर ही आपके सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने नहीं इनसे मैं पूछ रहा हूं, ये झूठे लोग हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1, ये केवल ट्विटरबाजी कर सकते हैं, महिलाओं फर्जी वीडियो बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ विकास की दर जो समाजवादी छोड़ के गए थे, एक क्या रह गई है उसमें भी नंबर 1, तो आप नंबर 1 आपने उत्तर प्रदेश एनसीआर का डेटा उठा लीजिए, राजस्थान किधर जो राहुल गांधी आपके दोस्त थे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाते ना, उनका राज्य नंबर 1 पर है महिलाओं के ऊपर अत्याचार में। आज 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सबसे ज्यादा टीकाकरण होता है, 10 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण होता है, सबसे ज्यादा बच्चों का सम्मान नहीं कर सकते, आप किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, प्रदेश का किसान खुशहाल है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है, 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी नौजवानों को पारदर्शिता से मिली। भदौरिया जी 3 लाख नौजवानों साहब मैं आपके पास आऊंगा, नहीं आपस में आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, रुक जाइए एक मिनट। रमनीश वत्स साहब, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन बना रही है, जिस तरीके से रीजन इक्वेशन बना रही है, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी उत्तराखंड में, वहां से अब उनको उत्तर प्रदेश लाया गया और बताया जा रहा है कि उनको आज मंत्रिमंडल विस्तार में भी जगह मिल सकती है,
ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, ये कितना फायदेमंद रहेगी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी में? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यूपी के ही हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो हैं, वो भी एक दलित परिवार से आते हैं, एक दलित जाति से आते हैं। क्या हम शोषितों और वंचितों के बारे में बीजेपी यदि सोच रही है तो क्या गलत कर रही है? और आपने देखा कि आज़ादी से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे सिर्फ ठगा गया है लोगों को, और जाति के नाम पे उनका विकास नहीं किया गया। और यदि आज आप देखिए, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से यदि विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है, तो इसमें गुरेज कहाँ है? इसमें लोगों को तकलीफ कहाँ है? कोई भी सियासी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कहीं पे भी किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबको आपस में मिल करके और विकास का एक जो इन्होंने बना रखा है, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, चाहे योगी सरकार को आज देखिए कि जितनी सारी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से कोरोना काल में पूरा देश और आप देखिए और पूरा विश्व जो त्रस्त था, उसके बावजूद भी योगी सरकार ने आप देखा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस मैनेजमेंट को संभाला। और आपने देखिए वैश्विक स्तर पे इसकी काफी प्रशंसा भी की गई। ऑस्ट्रेलिया के ये आप देखिए सांसद हो, चाहे बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने काफी तारीफ करी इस बात की। तो उसमें जो जहां लेकिन अमीश साहब, जो मैं देख रहा हूं, जो नाम इस वक्त अभी चर्चाओं में आ रहे हैं आज के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, उसमें आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े, इन सबको यहां पर कहीं ना कहीं पाले में लाने के लिए अंदर एंट्री देकर के कोशिश ये की जा रही है कि पिछड़े कहीं ना कहीं अपने साथ रहें और उनको फोकस करके चुनावी दंगल को फतेह किया जाए। नहीं नहीं नहीं, देखिए अनुपम जी, इस बात का मैं सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आप यूपी के अलावा और दूसरे आप प्रदेशों में जाकर के आप देखिए कि जितनी भी सारी योजनाएं, मैं बिहार की बात करूं तो मैं रोकूंगा। बड़ी खबर, अलाउद्दीन हमारे संवाददाता ब्रेक करने वाले हैं इस वक्त। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है। अलाउद्दीन, बताइए लखनऊ से क्या बड़ी खबर इस वक्त आप ब्रेक कर रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, इस बात की औपचारिक तौर पर मोहर लग गई है? अलाउद्दीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अलाउद्दीन तक हम पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मनीष शुक्ला, सवाल यह है कि जो नाम अभी चर्चाओं में आ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज से, अनुसूचित जाति से, ओबीसी, तमाम वर्गों को आप लेकर के, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नारे के तहत आप 22 के दंगल में जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ओबीसी समाज से भी जुड़े हुए कुछ नाम हैं, जिसमें से जितिन प्रसाद के अलावा संजय गौड़ का नाम, अलाउद्दीन कुछ बोल रहे हैं, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छतपाल गंगवार। अगर इन नामों को सही मान लिया जाए तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा सिनेरियो तैयार किया इलेक्शन का, और पूरी तरह से जो जातिगत समीकरण पूरा 2017 में भी दिखाई दिया था, एक बार फिर से वो इस इलेक्शन में भी दिखाई देगा। तो जो नाम है उसमें नाम में लगातार चेंजेस भी आ रहे हैं। बीच में नाम जेपीएस राठौर का भी आया, फिर ए.के. शर्मा का भी नाम आया जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी थे। तो ऐसे में नए जो नाम आ रहे हैं उसमें खास तौर से इस बात का जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ओबीसी वर्ग और आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें पार्टी नाम शामिल कर रही है। इसमें सोनभद्र से भी जुड़े हुए लोग हैं, पलटू राम जो कि जिनका ताल्लुक बलरामपुर से है, आदिवासी समाज से आते हैं, उनका भी नाम लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार में आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि आज का मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन को नई रूपरेखा देने वाला है, बल्कि इस दिशा को भी तय करने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी किन चीज़ों के बिना पर इलेक्शन में जाने वाली है। और ख़ासतौर से जो डैमेज कंट्रोल की पूरी प्रक्रिया है उसमें आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। बिल्कुल अलाउद्दीन, अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, औपचारिक तौर पर कितनी देर में ऐलान होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन हो सकते हैं, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए अनुपम, पहले तो हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जहां राजभवन पर जहां तैयारी अंदर शुरू हो गई है। 2 बजे हालांकि राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई अंदर तैयारी को लेकर, लेकिन उससे पहले जो है सरकार की तरफ से ये नाम जो दिए गए हैं, या एक तरीके से कहा जाए सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तो उसमें नामों की बात करें तो पलटू राम है, बलरामपुर सदर से जो विधायक हैं वो अनुसूचित जाति के चेहरे हैं। इसके साथ ही संजीव कुमार गौड़ हैं, सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं। संगीता बलवंत गाजीपुर
से विधायक हैं, मल्ला यानी ओबीसी कोटे से आती हैं, और इसके साथ ही छत्रपाल गंगवार हैं, जतिन प्रसाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। तो इन 7 मंत्रियों का नाम हमारे पास है, न्यूज 18 ने जो सबसे पहले चलाया, और ये विस्तार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच होगा। हालांकि टेंटेटिव टाइम जो है वो 5 बजे का है, लेकिन जो विस्तार की समय है वो लगभग 5:30 से 6 के बीच विस्तार होगा। और अभी जो मुख्यमंत्री की तरफ से या जो सरकार की तरफ से जो एक आमंत्रण पत्र दिया जाता है, जिनको शपथ लेनी होती है, तो उनको धीरे धीरे करके फोन जाना शुरू हो गया है। क्या समझा जाए समीकरणों में, क्या समझा जाए कि पिछड़ों पर फोकस करके एक मैसेज यहां पर भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है, या फिर ओम प्रकाश राजभर जिस बेल्ट में अपनी मजबूती की बात करें वहां पर भारतीय जनता पार्टी अटैक करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल 2022 का चुनाव बीजेपी को जीतना, और बीजेपी इस बात को जानती है कि विपक्ष इस बात को लेकर कम से कम उनके ऊपर आरोप ना लगा सके कि इस जाति का व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं है, इस क्षेत्र का व्यक्ति मंत्रिमंडल नहीं। बार बार आप देखते हैं ओम प्रकाश राजभर हो, अखिलेश यादव हो, मायावती यही कहती हैं कि दलित का चेहरा नहीं है, ओबीसी चेहरा नहीं है, पिछड़े का चेहरा नहीं है। तो इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में सबको अलग अलग जगह दी गई है। आप देखिए, अनुसूचित जाति से लेकर, पिछड़े वर्ग से लेकर, प्रजापति समाज से लेकर, गौड़ समाज से लेकर सबको इसमें जगह दी जा रही है। ब्राह्मण चेहरा जतिन प्रसाद भी शामिल किए जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य का नाम है, लेकिन वो पुष्टि नहीं है, शायद उनका नाम हो सकता है। तो दलित चेहरे को भी शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति जो गोंडा बलरामपुर के विधायक हैं, उनका पलटू राम का नाम शामिल है। तो बीजेपी ये चाहती है अनुपम की कोई भी आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर, संगठन के ऊपर विपक्ष ना लगा पाए 2022 के चुनाव में। लिहाजा क्षेत्र का भी ध्यान दिया गया है, जातीय समीकरण का भी ध्यान दिया गया, और 2022 मेरे साथ मनीष शुक्ला है। अजीत, आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा अभी। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष शुक्ला, क्या मंत्रिमंडल विस्तार करके आप विपक्ष को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? जो विपक्ष लगातार आपसे सवाल खड़े कर रहा था कि आप पिछड़ों को नहीं लेते हैं, पिछड़ों को एडजस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए सारे नाम चर्चा में। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चाहे संगठन हो, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी रूप से सबको शामिल किया जाता है। और हमको लगता है कि ये कोई एहसान नहीं है किसी समाज पर, जिनका जो हक है वो मिलना चाहिए, और इसलिए लगातार चाहे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है मनीष शुक्ला, देखिए व्यवहारिक बात ये कि 4.5 साल आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। अगर आप यही क्रेडिट इनको देना चाहते तो 4.5 साल पहले एडजस्ट कर सकते थे। अब 6 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, उसका पॉलिटिकल फायदा लेना है, इसलिए आप एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो नाम आप दिखा रहे हैं, ये नाम ही रहेंगे कि दूसरे रहेंगे, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। लेकिन अगर हमारे मंत्रिमंडल को उठाकर देखेंगे, हमारे पूरे संगठन संरचना को उठाकर देखेंगे, तो समाज के प्रत्येक समाज के व्यक्ति का जो है प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनके नाते से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी सरकार 2012 से 17 के बीच थी। 4 जिलों के एक जात विशेष के लोगों की सरकार थी, या धार्मिक रूप से तुष्टिकरण करने वालों की सरकार थी। चाहे योजना हो और चाहे उसका क्रियान्वयन हो, अपराधियों की भी जाति और धर्म देखकर, आतंकवादियों का धर्म देखकर छोड़ने की पैरवी होती थी। ये लोग किस मुंह से, किस नैतिक आधार पर ये हमसे बात पूछ सकते हैं कि हम ये एकचोक कर रहे हैं? और सभी समाज के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, तो इनको खराब क्यों लग रहा है? हमारा स्पष्ट मानना है कि सबको मिलना चाहिए। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का सिद्धांत था वो कहता है। 1952 में उन्होंने दिया था इस सिद्धांत को। मेरे पास कमी है, रुकना होगा मुझे। रमनीश वत्स साहब आपका, मनीष शुक्ला आपका, आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर, एक वक्त की मजबूरी, हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। अजीत के पास भी हम आगे आएंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट लेंगे। इतना अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो नाम है वो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और कई नाम चर्चा में फिलहाल अभी चल रहे हैं, जो नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।